नमस्कार, यह है आवाज एट 9 और आपके साथ में हूं विपिन भट्ट। आपके काम की ढेर सारी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें आवाज एट 9 में आज हम आपके लिए लेकर आए हैं, लेकिन आपको सबसे पहले दिखाते हैं इस वक्त की हेडलाइंस। नोटबंदी में ब्लैक मनी के खिलाफ लाई गई स्कीम फेल होने की कगार पर। गरीब कल्याण योजना में सिर्फ 6,000 करोड़ रुपए का खुलासा। आवाज की एक्सक्लूसिव खबर। जीएसटी लागू होने के बाद नहीं बढ़ेगी महंगाई। इंडिया बिजनेस लीडर अवार्ड में वित्त मंत्री जेटली ने दिया भरोसा। One of the objects is not to increase inflation. There should be no tax on tax. Therefore, the actual eventual amount the consumer is paying must come down. And keeping those facts in mind, I think this exercise will be repeated. इबला में एसबीआई चेयरमैन अरुंधति भट्टाचार्य को मिला आउटस्टैंडिंग बिजनेस लीडर का अवार्ड। एशियन पेंट्स बनी कंपनी ऑफ द ईयर। बिमल जालान और आरसी भार्गव को हॉल ऑफ फेम। यूपी में घर खरीदारों को मिल सकता है बड़ा तोहफा। सस्ते घरों पर स्टाम्प ड्यूटी हटाने की तैयारी में योगी सरकार। शिवसेना सांसद रविंद्र गायकवाड़ की गुंडागर्दी। एयर इंडिया के अधिकारी को सैंडल से पीटा। बॉम्बे हाईकोर्ट की फटकार के बाद भी हड़ताल खत्म करने को डॉक्टर नहीं है तैयार। समर्थन में दिल्ली के डॉक्टर भी उतरे। अब छात्रों की डिग्री पर भी दर्ज होगा आधार नंबर। यूजीसी ने यूनिवर्सिटीज को दिए निर्देश। और ओप्पो का सेल्फी एक्सपर्ट स्मार्टफोन F3 प्लस भारत में लॉन्च। कीमत 31,000। वीवो V5 प्लस को देगा टक्कर। नोटबंदी के बाद कालाधन बाहर लाने के लिए सरकार ने जो स्कीमें बनाई थी वो फ्लॉप होने की कगार पर आ गई हैं। सीएनबीसी आवाज को एक्सक्लूसिव जानकारी मिली है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना में अब तक सिर्फ 6,000 करोड़ रुपए काले धन का ही खुलासा हुआ है। ज्यादा डिटेल के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे ब्यूरो चीफ लक्ष्मण रॉय। लक्ष्मण, अब तक स्कीम में किस तरीके का रिस्पॉन्स आया और क्या कारण है कि रिस्पॉन्स खराब रहा है? इस स्कीम को अब तक रिस्पांस मिला है वो काफी ठंडा रिस्पांस मिला है और इस स्कीम के खत्म होने में मुश्किल से 1 हफ्ते का वक्त बचा है और 6,000 करोड़ रुपए ही मुश्किल से जुटा पाई है सरकार। यानी इस प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत करीब 6,000 करोड़ रुपए का खुलासा हुआ है, जबकि ये 17 दिसंबर को ये योजना लॉन्च हुई थी। शुरू के कुछ हफ्तों में तो बिल्कुल ही ठंडा रिस्पांस था, नहीं के बराबर खुलासे हो रहे थे। 15 फरवरी तक वहां पे 2,500 करोड़ रुपए तक ही आए थे। फिर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने सख्ती की तो अब जाकर करीब 6,000 करोड़ रुपए तक हुआ है और पिछले 2 से 3 हफ्ते में खुलासे में थोड़ी सी तेजी देखने को मिली है। लेकिन इसमें 2 महत्वपूर्ण ट्रेंड है। पहली बात तो यह है कि मुंबई और दिल्ली पर सबसे ज्यादा उम्मीदें टिकी थी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को, तो मुंबई और दिल्ली से काफी ज्यादा निराशा हाथ लगी है, यानी बड़े खुलासे यहां पर नहीं हुए। इसके उलट जो टियर 2 सिटीज हैं वहां पे खुलासे ठीक ठाक हुए, संतोषजनक हुए हैं। हैदराबाद की बात करें, चेन्नई की बात करें, यहां से अच्छे खासे रकम के खुलासे हुए काले धन के तौर पर। और अगर पिछला आईडीएस की बात करें, जब सरकार ने पहली बार स्कीम लाई थी तो करीब 65,000 करोड़ रुपए का खुलासा हुआ था और इस बार माना यह जा रहा था कि नोटबंदी के बाद सरकार ने काले धन के खिलाफ एक सख्त संदेश दिया है। अब आईडीएस 2 जिसको सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना का नाम दिया था उसके तहत खुलासे ज्यादा होंगे, कहीं ज्यादा रकम आएगी, लेकिन ऐसा होता हुआ नहीं दिख रहा है। लक्ष्मण, बहुत शुक्रिया। और आपको बताएं कि कुछ देर पहले ही हमने इस पर टैक्स एक्सपर्ट शरद कोहली से बात की थी, तो उनका कहना था कि इस स्कीम में शुरू से ही गड़बड़ियां थी जिसकी वजह से कामयाब नहीं हो पाई। पकड़े गए तो 82.5% है, एक तरफ अपनी मर्जी से 75% है। फिलहाल का मैं बता रहा हूं, तो 75% और 82.5% में कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, तो इस वजह से यह स्कीम कामयाब नहीं हो पाई। चलिए बात करते हैं सीएनबीसी टीवी 18 के 12वें इंडिया बिजनेस लीडर अवार्ड्स की, यानी इबला अवार्ड्स की। यहां बिजनेस जगत की जानी मानी हस्तियों का सम्मान किया गया। इबला में आउटस्टैंडिंग बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर का सम्मान जहां एसबीआई चेयरमैन अरुंधति भट्टाचार्य को मिला, वहीं कंपनी ऑफ द ईयर का खिताब एशियन पेंट्स के खाते में गया। वहीं एंटरटेनमेंट लीडर ऑफ द ईयर का खिताब मिला दीपिका पादुकोण को। हर बार की तरह इस बार भी अवार्ड के लिए चुने जाने वाले ऐसे लोग रहे जिन्होंने अपने काम और हुनर के दम पर इंडस्ट्री में नई ऊंचाइयां छुई। वही इबला अवार्ड्स में शामिल हुए वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि जीएसटी के बाद भी महंगाई नहीं बढ़ेगी और हर व्यक्ति को वही स्लैब मिलेगा जितना टैक्स वो अभी भरता है। We are following a more logical arithmetical formula, which is
how much is the central excise a particular commodity is paying, how much is the VAT it is paying, what is the total amount of incidental taxes you pay, and we try and fit you next to the nearest slab. So if, let us say, somebody is paying 5 or 7%, then you get into the 6% slab. A very large number of items which are of the common man user, food items in particular, will continue to remain in the zero-rated category. Why we have consciously fixed, despite some ill-informed comment, two standard rates of 12 and 18. Yes. That assuming somebody is today paying 10%, now it's possible to fit him into the 12% category. And it's possible to fix somebody paying 13 or 14% into the 12% category. But if from 10% we had suddenly taken them to 17% or 18%, I think that would have been a shock as far as those commodities are concerned. One of the objects is not to increase inflation. There should be no tax on tax. Therefore, the actual eventual amount the consumer is paying must come down. And keeping those facts in mind, I think this exercise will be repeated. तो यहाँ पर वित्त मंत्री ये समझाने की कोशिश करते हुए कि मौजूदा व्यवस्था में जिन चीजों पर और जिन सर्विसेज पे जो टैक्स लगता है वो या तो उसी स्लैब में रहेंगी या उससे कम वाले में जाएंगी, उससे ऊपर वाले टैक्स रेट में नहीं जाएंगी। तो या तो महंगाई की मार नहीं होगी या उल्टा फायदा ही हो सकता है कंज्यूमर की जेब पे, लेकिन महंगाई नहीं बढ़ेगी, इस तरह का आश्वासन देते हुए वित्त मंत्री। तो यहां इब्ला अवार्ड्स में एंटरटेनमेंट लीडर ऑफ द ईयर का अवार्ड गया अभिनेत्री दीपिका पादुकोण को। इस मौके पर उन्होंने कहा कि वो एक दिन कुछ ऐसी फिल्मों का हिस्सा बनना चाहती हैं जिन्हें उनके रोल के लिए याद रखा जाए। I think as an actor, at the end of the day, you just want to be a part of meaningful films and hopefully play characters that influence people in a positive way. Vin Diesel or Shah Rukh Khan? Well, in this, I'd have to say both because I think in a way, I think they've both launched me. They've both been very, very supportive of my careers and, so it would be unfair to choose one. तो इब्ला अवार्ड्स में आज हर इंडस्ट्री के लीडर का सम्मान हुआ, एंटरटेनमेंट से लेकर बैंकिंग तक, और साथ में हमने देखा कि वित्त मंत्री की तरफ से आश्वासन भी आया कि महंगाई नहीं बढ़ेगी जीएसटी के आने से। चलिए आगे बढ़ते हैं और आपके काम की, बेहद काम की एक खबर, क्योंकि अगर आपने अपने सपनों के घर की तलाश जारी रखी है तो आपके लिए एक अच्छी खबर आई है उत्तर प्रदेश से, क्योंकि सीएनबीसी आवाज को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक कई राज्य सरकारें सस्ते घरों पर स्टैंप ड्यूटी कम करने का विचार कर रही है और शुरुआत उत्तर प्रदेश से हो सकती है। उत्तर प्रदेश की नई नवेली सरकार सस्ते घर की तलाश कर रहे खरीदारों को बड़ा तोहफा दे सकती है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक राज्य सरकार हाउसिंग फॉर ऑल मिशन को पूरा करने के लिए अफोर्डेबल कैटेगरी में बनने वाले घरों पर स्टैंप ड्यूटी हटाने की तैयारी कर रही है। राज्य में घर की कीमत के 7% के बराबर स्टैंप ड्यूटी लगती है। अगर प्रॉपर्टी महिला के नाम पर है तो इसमें 10,000 रुपए की छूट मिल सकती है। हमें मिली जानकारी के मुताबिक स्टैंप ड्यूटी में राहत उन घरों को दी जा सकती है जिनकी अधिकतम कीमत 30 लाख रुपए होगी। जानकारों का मानना है कि ये कटौती भी होम बायर्स के घर का सपना पूरा करने के लिए काफी अहम साबित हो सकती है। स्टैंप ड्यूटी को रैशनलाइज करने का प्रस्ताव है। दिस इज डेफिनेटली अ वेरी पॉजिटिव फ्रॉम द अफोर्डेबल हाउसिंग सेगमेंट पर्सपेक्टिव। ये डेफिनेटली एक बहुत पॉजिटिव कदम होगा। इससे एक्विजिशन कॉस्ट जो एंड यूजर का है वो कम होगा। पिछले महीने आवास मंत्रालय की तरफ से सभी राज्य सरकारों को चिट्ठी लिखकर अफोर्डेबल सेगमेंट में स्टैंप ड्यूटी हटाने और दूसरी कैटेगरी में इसे कम करने को कहा गया था। चिट्ठी के जवाब में बीजेपी शासित राज्यों की सरकारों ने इस पर विचार करने का आश्वासन दिया है। सरकारों को हम राज्य सरकारों को सलाह दे सकते हैं, हम अपना कायदा उनके ऊपर इम्पोज नहीं कर सकते, लेकिन मैं समझता हूं कि देश के हित के अंदर सारी स्टेट्स धीरे धीरे ऑन बोर्ड आ जाएंगी। हाल ही में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत केंद्र सरकार ने कमजोर आर्थिक वर्ग के लोगों के अलावा मिडिल क्लास के लिए भी होम लोन पर ब्याज सब्सिडी देने का ऐलान किया है। अगर राज्य सरकारें स्टैंप ड्यूटी में कमी करती हैं या उसे हटाती हैं तो सस्ते घर खरीदारों के लिए काफी बड़ी राहत होगी। दीपाली नंदा, दिल्ली।
और अब बात करते हैं बाजार की, क्योंकि लगातार 4 सत्रों की कमजोरी के बाद शेयर बाजार में आज रौनक नजर आई। एफएमसीजी जैसे इक्का दुक्का सेक्टर्स को छोड़कर सभी क्षेत्रों में खरीदारी रही। कारोबार के आखिर में सेंसेक्स में 164 और निफ्टी में 56 पॉइंट की उछाल रही। ऑयल और गैस शेयरों में आज शानदार तेजी देखने को मिली। इसके अलावा मेटल्स, ऑटो और एविएशन शेयरों में भी आज अच्छी खरीदारी रही। रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर एस मुंद्रा ने कहा है कि किसानों की कर्ज माफी से बैंकों पर दबाव आता है। आरबीआई ने इससे निपटने के लिए बैंकों को समय समय पर सुझाव दिए हैं। बैंकों को सुझाव अमल में लाने होंगे। Organizational view had always been that there would be, this can have some concern around the credit discipline. I think what is more important is to understand the components and where there is a need, and if there is a need, what kind of design could be there which can meet the concern of all the requirement. In any credit like that, even in the corporate credit, when we are talking about a kind of restructuring, so that element is there. But the important point is whether it is case specific, whether it is the circumstances specific, so that is how it needs to be looked into. Any general statement either this side or that side, I don't think it will be appropriate. Is government in touch with you on this? Because no, there had not been. To best to my knowledge, there had not been any reference. रिटेल लोन्स यानी होम लोन, ऑटो लोन्स की मांग पर नोटबंदी का असर अब खत्म हो रहा है, लेकिन लोन देने में बैंक अभी भी हिचकिचा रहे हैं। रिटेल लोन सेक्टर की मौजूदा तस्वीर बता रही है संवाददाता निधि रॉय। नोटबंदी में मंद पड़ चुकी रिटेल लोन्स की मांग अब वापस जोर पकड़ रही है। ट्रांस यूनियन सिविल की रिपोर्ट के मुताबिक नवंबर 2016 में रिटेल लोन्स की मांग में कोई ग्रोथ नहीं हुई, जबकि दिसंबर 9%, जनवरी 2017 में 25% और फरवरी में 15% का इजाफा हुआ। सबसे अधिक मांग पर्सनल लोन्स, ऑटो लोन्स और होम लोन्स की है। कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन्स की मांग 18%, पर्सनल लोन्स की मांग 15% और क्रेडिट कार्ड की एप्लीकेशन में 20 से 30% की ग्रोथ हुई है। टू व्हीलर लोन्स, कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन्स, पर्सनल लोन्स, ये सेक्टर में सबसे ज्यादा डिप आया था। दिसंबर के बाद जनवरी ऑनवर्ड्स हमने देखा है कि ये सब सेक्टर्स में हमने वापस इंक्रीज देखा है, डिमांड्स बढ़ गई है और जैसे हम पहले वो देख रहे थे अपटेक, वैसी ही अपटेक आ रही है। ट्रांस यूनियन सिविल के मुताबिक रिटेल लोन्स की मांग तो बढ़ी है, मगर लोन देने में उतनी तेजी नहीं दिख रही। कर्ज देने में अनावश्यक सावधानी बरती जा रही है और क्रेडिट इंडस्ट्री सिर्फ 10 से 15% की औसत पे बढ़ रही है। नवंबर 2015 की तुलना में नवंबर 2016 में 12% की गिरावट के साथ कुल क्रेडिट दी गई। यह रुझान दिसंबर 2016 में जारी रहा। 2015 की तुलना में 13% कम क्रेडिट डिस्पर्सल हुआ। दिसंबर 2015 की तुलना में दिसंबर 2016 में पब्लिक सेक्टर बैंकों की क्रेडिट डिस्पर्सल में सबसे बड़ी 50% की कमी दिखाई देती है। आई बिलीव कि इट विल बी अ गुड ईयर ओवरऑल। रिटेल तो ऑफ कोर्स होगा ही, जैसे कार्ड्स के नंबर आई पर्सनली बिलीव आर गोइंग टू बी मच हायर देन 2016 से, और पर्सनल लोन्स पे डिमांड पिकअप हो रही है अक्रॉस सेगमेंट्स में। जानकारों का मानना है कि लोन देने में कंजूसी की कोई खास वजह नहीं नजर आती। लोग समय पर लोन चुका रहे हैं। ऑटो लोन और क्रेडिट कार्ड का रीपेमेंट सामान्य है। टू व्हीलर्स और होम लोन रीपेमेंट में थोड़ी देरी जरूर दिख रही है। निधि राय, मुंबई। और यहाँ पर लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन ब्रेक के बाद अब छात्रों की डिग्री पर भी दर्ज होगा आधार नंबर। डिटेल में देखिए आगे। शिवसेना सांसद रविंद्र गायकवाड़ ने एक बार फिर से गुंडागर्दी की। ओपन बिजनेस क्लास का टिकट होने के बावजूद इकोनॉमिक क्लास में बैठाने से वो नाराज थे। एयर इंडिया के अधिकारियों से जब उन्होंने इसकी शिकायत की तो इस बात पर पहले तनातनी हुई। इसके बाद अधिकारी को उन्होंने चप्पल से जमकर पीटा। सांसद के खिलाफ पुलिस में 2 रिपोर्ट दर्ज की गई है। 4 दिन से जारी महाराष्ट्र के डॉक्टरों की हड़ताल अब मरीजों के लिए आफत साबित हो रही है, लेकिन कोर्ट की फटकार और महाराष्ट्र सरकार की चेतावनियों के बावजूद ये खत्म होने की बजाय इसका दायरा और बढ़ गया है। महाराष्ट्र के 45,000 डॉक्टर्स के अलावा दिल्ली के हजारों डॉक्टर भी आज सामूहिक अवकाश पर रहे। एम्स के डॉक्टरों ने विरोध जताने के लिए आज हेलमेट पहनकर काम किया।
आने वाले दिनों में कॉलेज से मिलने वाली डिग्री पर छात्रों का आधार नंबर और तस्वीर भी होगी। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यानी यूजीसी ने देश की सभी यूनिवर्सिटीज को इसके लिए निर्देश जारी कर दिए हैं। यूजीसी ने कहा है कि डिग्रियों में पहले से चले आ रहे सिक्योरिटी फीचर्स के अलावा अब छात्र के आधार और फोटो को भी दर्ज किया जाएगा। खबरों के मुताबिक यूजीसी ने मानव संसाधन विकास मंत्रालय से मंजूरी के बाद ये निर्देश दिए हैं। और इस बार गर्मी में लगेगी महंगी बिजली का करंट, देखिए आगे। और आगे बढ़ते हैं, आवाज एट 9 में बात करते हैं महाराष्ट्र की, जहां पर लोगों को इस बार गर्मी में महंगी बिजली का झटका लग सकता है। महाराष्ट्र में बिजली सप्लाई करने वाली कंपनी महावितरण ने दरों में बढ़ोतरी का प्रस्ताव MERC को भेजा है, जिस पर 23 मार्च को फैसला आ सकता है। चिलचिलाती गर्मी से बचने के लिए AC, कूलर और फ्रिज का ज्यादा इस्तेमाल करने वाले लोगों को महाराष्ट्र में अपनी जेब ज्यादा ढीली करनी होगी। दरअसल महाराष्ट्र सरकार 6 महीनों के भीतर राज्य में दूसरी बार बिजली की दरें बढ़ाने पर विचार कर रही है। राज्य में बिजली सप्लाई करने वाली कंपनी महावितरण ने MERC को दरों में 12% बढ़ोतरी का प्रस्ताव भेजा है। जब तक MERC उसका निर्णय नहीं करती तब तक कोई दरवार नहीं होने वाली है। MERC को अगर उचित लगे कि जो इन्होंने फिर मांगा है, डिमांड की है, वो अगर उचित है तो निर्णय होगा। बिजली दर में बढ़ोतरी के जरिए महावितरण अपने घाटे को कम करना चाहती है। कंपनी को फिलहाल 24,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान हो रहा है, जिसकी एक वजह खेती को मिलने वाली रही सब्सिडी भी है। 6 महीने पहले भी महावितरण ने MERC से बिजली की दरों में बढ़ोतरी की मंजूरी ले ली थी। माना जा रहा है कि निकट भविष्य में कोई चुनाव नहीं होने की वजह से राज्य सरकार भी एक और बढ़ोतरी के लिए राजी हो सकती है। रौनक कुकड़े, नागपुर। सेल्फी एक्सपर्ट स्मार्टफोन बनाने वाली कंपनी ओप्पो ने आज अपना पहला डुअल सेल्फी कैमरा स्मार्टफोन F3 Plus भारत में लॉन्च किया। इस फोन में 16 मेगापिक्सल और 8 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा दिया गया है। फ्लैश के साथ फोन में 16 मेगापिक्सल का बैक कैमरा है। 6 इंच की स्क्रीन वाले इस फोन में 4 GB रैम और 64 GB की मेमोरी दी गई है, जिसे 256 GB तक बढ़ाया जा सकता है। इसमें 4000 mAh की बैटरी है। इस फोन की कीमत 30,990 रुपए रखी गई है। 23 मार्च से 31 मार्च के बीच इसे ऑनलाइन प्री बुक किया जा सकता है और 1 अप्रैल से ये स्टोर्स में भी मिलेगा। ओप्पो F3 Plus वीवो के डुअल सेल्फी कैमरा वाले फोन V5 Plus को टक्कर देगा। और आवाज एट 9 में जाते जाते आपको छोड़ जाते हैं मामे खान के इस गाने के साथ, जो आज उन्होंने इबला में गाया। वो सानू एक पल से न जाओगे, सानू एक पल से